हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एडुटैप। तो गाइज इस सीरीज में कंटिन्यू करते हैं अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर। आज हम शुरू करने वाले हैं विच इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। इसको हम 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करके सीखेंगे। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो इसको लेक्चर को पूरा देखना, और ये टॉपिक अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया ना गाइज, तो एक चीज़ याद रखना, आपकी ग्रामर की 50% मिस्टेक्स आप खत्म कर दोगे। 50% मिस्टेक्स, क्योंकि आधी से ज्यादा गलतियां आपकी इसी टॉपिक से जन्म लेती हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आने वाले अगले 5 टॉपिक में आपको हेल्प करेगा। 5 अगला टॉपिक नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस और एडवांस वर्ब, उन सभी में आपको इसकी मदद पड़ेगी, इसकी जरूरत लगेगी आपको। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सीखना, समझना और इसको अच्छे से फॉलो करना। तो जल्दी से गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं और आपको ये टॉपिक इस तरह से इतनी डिटेल में जाके आपको कहीं नहीं मिलेगा, विद नॉट जस्ट द रूल्स बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, तो आज देखना आपको कैसे कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं और कैसे उसको बिल्डअप करना होता है हमें। तो शुरू करने से पहले गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में बता देता हूँ। इस महापैक में गाइस, इस कोर्स में आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो जो बैंकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, या आरआरबी पीओ है, या आरआरबी क्लर्क है। ठीक है, अब ये इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। या मैं आपको बता भी देता हूँ आपको कैसे एनरोल करना है। आप अगर अपनी ब्राउज़र पे जाएंगे तो ब्राउज़र पे जाके बस आपको ये सर्च करना है edutap.co, edutap.co.in। आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसमें सबसे पहला ही है आपका बैंकिंग कोर्सेज। इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम। अब इसमें हम अभी फिलहाल फ्लैट 70% ऑफ दे रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल विक्ट्री। ठीक है, आप यहाँ पे बाय नाउ करके इसको अपना परचेज कर सकते हो, और इसकी वैलिडिटी है 12 महीने एक कोर्स है, फिर 1.5 साल 18 महीने, और फिर एक 24 महीने 2 साल का भी कोर्स है। तो ड्यूरेशन आप अपनी खुद चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्यों? इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी हमने प्रोवाइड की हैं, जो आप अपने डे वन से, जिसकी आप अपनी स्पीड से आप उनको देख सकते हो। साथ साथ हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, क्विजेज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल एंड टेस्ट हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मेंटरशिप है, डाउट रेजोल्यूशन है, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी सारा कंपोनेंट है जो आपके एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आता है। चाहे वो एसे राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, प्रेसी राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस या ईमेल राइटिंग हो, सब उसके अंदर प्रोवाइडेड है आपको। तो कम ज्वाइन अस एंड गेट योर सेल्फ मेंटर्ड, गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी विद अ बैंग। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन अपने अपने रखना है, कभी उसमें पीछे नहीं रहना, और अपनी प्रिपरेशन को पूरी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए गाइज वापस आते हैं अपने लेक्चर पर। और अगर आपको इन लेक्चर्स का पीडीएफ भी चाहिए गाइज, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये डेली ये सारी पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इनको यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए गाइज, कल जो हमने किया था, कल वाले लेक्चर में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस याद है? मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आती है, फिर क्या आती है? उसकी वर्ब आती है, और फिर क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये मैंने आपको 3 पार्ट समझाए थे कि एक सेंटेंस बेसिकली 3 पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और उसका सीक्वेंस क्या होता है? पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर उसकी वर्ब आती है, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सल सीक्वेंस होता है, राइट? फिर मैंने आपको इसके अलावा ये बताया था सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सिंपल सेंटेंस जहाँ पे सिर्फ एक क्लॉज हो, मतलब एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। और कंपाउंड सेंटेंस जहाँ पे मल्टीपल क्लॉजेस जुड़ के बनते हैं, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा क्लॉजेस को जोड़ देते हो, वो क्या बन जाते हैं? आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। फिर मैंने आपको सीक्वेंस बताया था असर्टिव सेंटेंस, जो 99% सेंटेंसेस जो होते हैं, जिसमें आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई ओपिनियन दे रहे हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो, कोई प्रोवर्ब, कुछ भी बोल रहे हो, तो इसमें हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर मैंने आपको 2 सीक्वेंस और बताए थे। एक तो था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी एक्शन वर्ब आती है, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है विद अ
क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो मैंने कल वाला लेक्चर जरूर देखना जिसने नहीं देखा है अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और थर्ड था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, शोकेस कर रहे होते हैं। तो सेंटेंस जैसे जो स्टार्ट होते हैं दिस दैट दीज दोज देयर हेयर या इट से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। यहाँ तक हमने कल कर लिया था गाइस। अब शुरू करते हैं अपना आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ से वो पार्ट शुरू होता है। जब तक तो हम ना ग्रामर का बेसिक कर रहे थे, बिल्कुल फाउंडेशन शुरू कर रहे थे। अब हम आते हैं वो टॉपिक पे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है, और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है गाइस? अब देखो नाम से ही समझाता हूँ आपको। कल अब जो मैंने आपको पहले दिन कहानी सुनाई थी, याद है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, जो 8 बच्चे थे उनमें गैंग बन गया था एक, और वो आपस में ऐसे रहते थे। तो उसी गैंग की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो गाइस, वो कहानी में क्या था, 2 गैंग बन गए थे। एक गैंग बना लिया था नाउन ने और एक गैंग बना लिया था वर्ब ने। ठीक है, याद है वो चीज़? तो 2 गैंग बन गए थे। अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं देखा तो वो भी पहले जाके देख लो, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो 2 गैंग बन गए थे, एक नाउन का था और एक वर्ब का था। अब देखो जब गैंग बनेंगे तो भैया थोड़ी बहुत खींचातानी तो होगी, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी तो होगी, राइट, क्योंकि बच्चे हैं उस एज के। तो होता क्या है, जब इनके बीच में गैंग बन जाते हैं तो वो बड़ी गर्मा गर्मी रहती है, माहौल, क्लास का माहौल बड़ा मतलब संगीन सा हो जाता है, बड़ा बड़ा डार्क सा हो जाता है। तो टीचर को जब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार बच्चे आजकल बातें नहीं कर रहे आपस में, पता नहीं क्यों, खेल भी नहीं रहे आपस में, अलग अलग बैठे रहते हैं। तो मैम ने किसी से पूछा यार क्या चल क्या रहा है क्लास में? तो वो बच्चों ने बताया कि मैम ये गैंग बना लिया इन्होंने, एक नाउन ने गैंग बना लिया, एक वर्ब ने गैंग बना लिया, और ये आपस में बातें ही नहीं करते। तो अब मैम को समझ आया कि देखो यार ठीक है, उस एज में बच्चे करते हैं ऐसे, लेकिन अब क्लास को अगर चलाना है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं तो उनको कोई एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, कोई ना कोई समझौता कराना पड़ेगा उनके बीच में कि भाई आप ठीक से रहो, आप लड़ाई मत करो, आप ऐसा मत करो कि एक दूसरे से बातें नहीं करो, एटलीस्ट इतनी बातें कर लो कि क्लास का माहौल ना खराब हो, क्लास चलती रहे। और वो दोनों मान भी जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जिन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, नाउन और वर्ब के बीच में, उनके बीच में जो टीचर होती है वो क्या कराती है, एक एग्रीमेंट कराती है। अब समझना एग्रीमेंट क्या होता है गाइस? समझौता। समझौता क्या क्या है? समझौता किसके बीच में कराया जाता है? जहां पे किसी के दो के पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, राइट, तो वहीं पे हमें एग्रीमेंट कराना पड़ता है। और एग्रीमेंट किन के बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब सब्जेक्ट बेसिकली होते क्या है गाइज? सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। कभी आपने देखा रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, यही किया था हमने। अब इसमें सब्जेक्ट कौन था? रोहित। लेकिन रोहित है तो एक नाउन ना, बेशक वो इस सेंटेंस का ऑनर है, ठीक है, जिसके लिए वो सब्जेक्ट है, लेकिन है तो वो नाउन। शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, सब्जेक्ट कौन है? शी, लेकिन शी एक प्रोनाउन है ना। तो सब्जेक्ट जो होता है याद रखना, वो हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है। और जो दूसरा गैंग था वो कौन सा था? वर्ब। तो इनके बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? नाउन वर्ब एग्रीमेंट कह लो, या नाउन प्रोनाउन वर्सेस वर्ब एग्रीमेंट कह लो इसको। कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट का मतलब क्या है? नाउन और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट कराना। अब एग्रीमेंट किस बात का? देखो जब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो मैम ने बोला, दोनों को मैम ने बुलाया कि देखो यार तुम अपने अपने गैंग बना के बैठे हो, वो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन क्लास का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। तो तुम आपस में एटलीस्ट ये एग्रीमेंट कर लो कि जब तुम क्लास में बैठे हो तो तुम एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, तुम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखोगे। क्लास के बाहर जो भी करना है तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास का माहौल नहीं खराब होना चाहिए। अब दोनों एग्री कर जाते हैं और मैम उनके बीच में एक एग्रीमेंट कराती है। क्या एग्रीमेंट कराती है? जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये आपको ऑलरेडी पता है, शायद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है, लेकिन अब इसको कॉन्शियसली समझना है। तो मैम ने सिर्फ एक एग्रीमेंट कराया। मैम ने बोला बस मेरा तो एक ही रूल है, ठीक है, एक ही रूल है, अगर आप वो फॉलो कर दोगे मुझे को और बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। और वो रूल क्या था? मैम ने बोला कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या रखी जाएगी? हमेशा सिंगुलर रखी जाएगी। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या रखी जानी चाहिए? प्लूरल रखी जानी चाहिए। मैम ने इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कराया कि देखो यार जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नाउन सिंगुलर हो, मतलब जो सेंटेंस का ऑनर है अगर वो सिंगुलर है ना, तो मैम ने वर्ब को बोला देख तू भी सिंगुलर रही हो, ठीक है, तूने लड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है, तो वर्ब को बोला मैम ने
कि तू भी प्लूरल रहेगा, और वो दोनों एग्री कर जाते हैं, और इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये है नंबर वन रूल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का। गाइस ध्यान से सुनना, दिस रूल इज कॉल्ड द मोस्ट एब्सोल्यूट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये एक ऐसा रूल है जो कभी ब्रेक नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा रूल है जो हर सेंटेंस में फॉलो किया जाएगा। क्या रूल है? कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब सेंटेंस का जो ऑनर है अगर वो प्लूरल है, तो उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अब ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। हम एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम रोहित के साथ क्या लगाते हैं गाइस? रोहित के साथ क्या लगाते हो आप? इज लगाते हो, आर लगाते हो? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो मेरे को। रोहित इज या रोहित आर? रोहित इज सर। क्यों? क्योंकि रोहित सिंगुलर है। और अगर मैं बोलता हूं बॉयज के साथ क्या लगाते हो? बॉयज इज या बॉयज आर? हाँ जी गाइस, बॉयज के साथ क्या लगाते हो? बॉयज इज या बॉयज आर? सर बॉयज आर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉयज प्लूरल है। आप देखो, ये बचपन से आप फॉलो करते आ रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहनी चाहिए? सिंगुलर रहनी चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। यही चीज हमें बचपन से सिखाई गई है, बट विदाउट द कॉन्सेप्ट एंड विदाउट द अंडरस्टैंडिंग। बस हमें मैम ने बोला है कि देखो वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रखनी है। मतलब रोहित के साथ इज लगेगा, रीना के साथ इज लगेगा, इंडिया के साथ इज लगेगा, लेकिन बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ या इंडियंस के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेंटेंस का जो ऑनर होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो वर्ब को डिसाइड करता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस की वर्ब है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ऑनर डिसाइड करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या रखी जाएगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या रखी जाएगी? प्लूरल। अब ये रूल हमें कहीं ना कहीं हमें पता है, लेकिन अब आपको इसको कॉन्शियसली याद रखना है गाइस, क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा गलतियां बनती हैं आपके आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, या आपकी डेली लाइफ में जो आप गलतियां करते हो, वो यहीं से जन्म लेती हैं। हम सब्जेक्ट देखते नहीं है, हम बस लिखने पे फोकस रखते हैं, और आज आपको समझाऊंगा हम कैसे कैसे गलतियां करते हैं। ठीक है? तो चलो गाइस, इससे पहले मुझे आपको कुछ की नोट देने हैं। की नोट समझना एक बार क्या है। की नोट मतलब पहला की नोट क्या है आपका? जो की पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो मैंने आपको बता दिया। एक ही रूल है गाइस याद रखने वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। याद रख पाओगे गाइस? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो यस और नो। याद रख लोगे ये चीज कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। याद रह जाएगी ये चीज? पक्का? सोच लो, देख लो भाई, शर्त लगा लो। अगर आपको इस चीज में अगर थोड़ा भी अगर भरोसा नहीं है तो शर्त लग गई। मतलब अरे पैसे वाली शर्त नहीं, मतलब मजाक वाली, अपने जो होता है ना हार जीत वाली शर्त। शर्त लग गई, याद रख लोगे? पक्का? चलो देखते हैं फिर आप याद रख पाते हो या नहीं रख पाते हो। ठीक है? हाँ जी गाइज, तो पहला की नोट जो आपको समझना है, जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे कंफ्यूज करता है आपको कभी कभी, जैसे मैं बोलता हूँ द प्लेयर्स of this team is या are very dedicated। हाँ जी गाइस, क्या आना चाहिए? इज या आर? अब देखो, द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। अब सवाल ये गाइस, देखो अगर अकेला प्लेयर्स होता या अकेला टीम होता तब तो हम डिसाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसे सिचुएशन में दो नाउन मिल जाए तो भाई अब किसके हिसाब से हम वर्ब चूज करें बताओ? टीम के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए। बताओ क्या यूज होगा? आपको यही समझना है गाइस कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, कौन डेडिकेटेड है, टीम या टीम के प्लेयर्स। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? प्लेयर्स की। हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट कहाँ रहता है सेंटेंस की? स्टार्टिंग में रहता है, याद है? तो ये चीज याद रख के चलना, सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलता है? सेंटेंस की शुरुआत में मिलता है, नॉर्मल सेंटेंसेस में, एक्सेप्ट इंटेरोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। नॉर्मल सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? सेंटेंस की शुरुआत में। द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम, बात यहाँ टीम की नहीं हो रही, टीम के प्लेयर्स की हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? प्लेयर्स। और प्लेयर्स के लिए यहाँ पे क्या आएगा? इज। ठीक है? और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम पीपल के साथ क्या लगाते हैं? इज या आर? पीपल इज या पीपल आर? सर पीपल के साथ आर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सर पीपल बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हैं तो प्लूरल नहीं होना चाहिए। फेयर इनफ, मैं मानता हूँ आपकी बात। ठीक है? लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाँ जी गाइस, क्राउड, क्राउड में कितने लोग होते हैं? हाँ जी, क्राउड, भीड़, भीड़ में कितने लोग होते हैं? बहुत सारे। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अब क्राउड के साथ क्या लगाओगे? इज या आर? सवाल तो है।
अगर आपने मुझे ये जवाब दिया कि पीपल के साथ आर क्यों लगा, क्योंकि पीपल बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्राउड में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे क्या लगाओगे फिर आप? आर? नहीं, वहां पे क्या लगेगा? इज। तो दूसरी चीज जो समझने वाली है, पहली चीज जो आइडेंटिफाई करने वाली थी कि ऑलवेज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, कि सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, और फिर वही रूल लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जर्व सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी, कि ये ऑब्जर्व करो कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करो कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, जैसे मैंने बोला पीपल, पीपल के साथ क्या लगेगा? आर। लेकिन क्राउड, क्राउड के साथ क्या लगेगा? इज। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो गाइस, आपको ना वहां गिनती नहीं करनी कि कितने लोग हैं, कितने एंटिटीज हैं। आपको ये देखना है जो वर्ड आपको गिवन है वो वर्ड एज अ वर्ड क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, पीपल जो है, पीपल एज अ वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन, जबकि क्राउड एज अ वर्ड इज अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर प्लूरल प्लूरल उसके वर्ड से होगा, ना कि उसके अंदर कितने लोग हैं उससे। जैसे टीम, अब टीम में भी तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। फैमिली, फैमिली में कितने सारे मेंबर्स होते हैं। कमेटी, कमेटी में कितने सारे मेंबर्स होते हैं। स्टाफ, स्टाफ में कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन स्टाफ, टीम, कमेटी, जूरी, अब ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं ये, जो बहुत सारे एंटिटीज को एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये खुद एक सिंगुलर एंटिटी की तरह काम करते हैं। तो आपको आज के बाद गिनती करके नहीं देखना कि उसमें कितने लोग हैं तो सिंगुलर या प्लूरल है। आपको उस वर्ड को ऑब्जर्व करना है कि वो जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो वर्ड सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और अगर वो नाउन प्लूरल होगा, वो वर्ड प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल रखी जाएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है? तो अगला टॉपिक जरूर देखना उससे। अगला टॉपिक जो हम करेंगे नाउन्स, उसमें हम यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा नाउन कैसे डिसाइड किया जाता है, कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन प्लूरल होता है। ये डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन। तो पहली चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। जब भी आज के बाद गाइज, मैंने आपको बोला था डे वन पे कोई रीडिंग हैबिट बनाओ, कुछ पढ़ने की हैबिट बनाओ। तो आज के बाद जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो नॉवल है, आर्टिकल है, एडिटोरियल है, पीरियोडिकल है, कुछ भी पढ़ रहे हो जो आप, ठीक है, इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हो उसमें जहां भी जो भी सेंटेंस है उसमें आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं ये बोलता हूं, देखना गाइज, अगर मैंने ये बोला द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज या आर कंटेंट विद द आउटकम, कि भाई जो आउटकम, जो रिजल्ट निकला है उससे इंडिया के जो सिटीजन्स है वो बड़े संतुष्ट हैं। तो द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर कंटेंट विद द आउटकम। अब क्वेश्चन ये इज आएगा या आर आएगा? अब देखो आपको दो नाउन दिख रहे हैं, इंडिया और सिटीजन। देखो हमने हिंदी तो कर ली कि इंडिया के सिटीजन्स जो आउटकम आया है, जो रिजल्ट आया है उससे बड़े खुश हैं, उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हिंदी करना और टेक्निकलिटी में फर्क है, मैंने आपको डे वन पे समझाई थी ये चीज। अब टेक्निकलिटी पे जब आओगे तो ये देखो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इंडिया सब्जेक्ट है या सिटीजन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलता है? सेंटेंस की शुरुआत की तरफ, वो भी ध्यान रखना। लेकिन वो चलो, वो तो कोई रूल नहीं है, बट वो ऑब्जर्वेशन है कि सब्जेक्ट आपको शुरुआत में मिलता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, सेंटेंस बना किसके लिए है? इंडिया के लिए बना है या इंडिया के सिटीजन्स के लिए बना है? सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का? सिटीजन्स। इंडिया के सिटीजन्स संतुष्ट हैं आउटकम से, इंडिया नहीं, इंडिया के सिटीजन्स। बात किसकी हो रही है? सिटीजन्स की। तो सिटीजन्स जब प्लूरल है तो हमें वर्ब भी क्या यूज करनी पड़ेगी? यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो आपको आज के बाद जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे, अगर ये एक हैबिट आप बदल लो, ये एक आदत डाल लो, अगर आप कि आज के बाद कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका सब्जेक्ट जरूर ऑब्जर्व करो, सब्जेक्ट जरूर देखो, ठीक है उसका। और अगर आपने ये आदत बना ली ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की 50% मिस्टेक्स
खत्म कर दोगे। 50% मिस्टेक्स यहाँ से निकलते हैं आपके, क्योंकि हम सिर्फ हिंदी करने के लिए पढ़ते हैं, हम उसकी टेक्निकलिटी नहीं देखते। लेकिन अब मैंने जो आपको इन सेशन में सिखाया है ना, कि आपको जो आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल उसमें यूज करो अपनी लाइफ में, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो ये पहली हैबिट है जो आपने डेवलप करनी है। आज के बाद कोई भी सेंटेंस पढ़ो, ठीक है, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब ठीक है ना, तो आधा सेंटेंस ठीक है आपका, ठीक है, और फिर बाकी आधे पे ध्यान जाना चाहिए आपका। क्लियर है? तो पहला जो की नोट है आपका, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? ऑब्जर्व सिंगुलैरिटी या प्लुरैलिटी, के सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और ये तीसरी चीज याद रखना, वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। ये तीसरा जो की नोट है वो ध्यान रखना है आपने, कि आपने सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, फिर आपने क्या देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वो ऑब्जर्व किया। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है, कि जो सेंटेंस की वर्ब है, इट मस्ट ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, कि वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए। मतलब वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या लेगा, एक प्लूरल वर्ब लेगा। समझ आ रही है बात? तो ये तीन चीजें हैं जो आपको आज के बाद ध्यान रखनी है। और एक और की नोट जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले समझाना चाहता हूँ गाइस, ठीक है, वो क्या है आपका, ठीक है गाइस। अब ये ना बहुत बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं गाइस? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? अब आपको अगर बचपन से सिखाया गया है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसे कुछ के ही, शी, इट और दे। गाइस अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कभी प्रैक्टिकली आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि आई, अब प्रैक्टिकली का मतलब क्या है, आई के साथ क्या लगाते हो आप, एम, और वी के साथ क्या लगाते हो, आर। अगर आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब क्यों ले रहे हैं भाई? पास्ट में भी आई के साथ वॉज, वी के साथ वर। तो अगर वो एक ही पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो अलग अलग वर्ब क्यों ले रहे हैं? सिमिलरली थर्ड पर्सन में देख लो, ही के साथ इज, शी के साथ इज, लेकिन दे के साथ आर, क्यों? अगर वो सारे थर्ड पर्सन है तो एक ही वर्ब फॉलो करनी चाहिए उनको, नहीं? तो उनको कैटेगराइज किस बेसिस पे किया है आपने? बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है उस बेसिस पे? गलत। गाइस ये भी बहुत गलत परसेप्शन सिखा रखी है आपको, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन क्या सिखा रखा है आपको? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ये इतना इलॉजिकल है, देखो गाइस। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला आई एम योर मेंटोर, ठीक है, मैं आपका मेंटोर हूँ, आई एम योर मेंटोर। बोलने वाला कौन? मैं। सुनने वाले कौन? आप। और बात किसकी हो रही है? मेरी। तो अब बताओ, आपने तो बोला था जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है, बात तो मेरे बारे में हो रही है। तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ या थर्ड पर्सन हुआ? बताओ जरा। चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला यू आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, बात किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। तो अब बताओ आप सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो? तो ये इलॉजिकल चीजें हैं जो आपको सिखा रखी हैं, इसका प्रैक्टिकलिटी में कोई यूज नहीं है। आज मैं आपको ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की एक नई डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसको याद रखना आज के बाद। फर्स्ट पर्सन कौन होता है गाइस? सिर्फ और सिर्फ आई, वी नहीं होता फर्स्ट पर्सन, आज के बाद याद रखना। फर्स्ट पर्सन सिर्फ कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ आई। सेकंड पर्सन पी से याद, आईपीएस से याद रखना गाइस, शॉर्टकट क्या है इसका? आईपीएस। सेकंड पर्सन पी से क्या मतलब है? पी से प्लूरल्स, जितने भी प्लूरल्स हैं, प्लूरल में कौन कौन आ गया? वी, यू, दे। और ये तो सिर्फ प्रोनाउन है, चाहे कोई नाउन हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, सिटीजन्स, इंडियंस, जितने भी प्लूरल वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आज के बाद याद रखना कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्लूरल वाली, सेकंड कैटेगरी में, सेकंड पर्सन में। और एस से क्या बच गया में हमारा? सिंगुलर। सिंगुलर में कौन कौन रह गया? ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, जैसे बॉय, गर्ल, राम, श्याम, ठीक है, कोई रोहित, रीना, इंडिया, तो कोई भी सिंगुलर वर्ड आ जाए वो आएगा आज के बाद आपका किस में? थर्ड पर्सन में। तो आई पी एस, आईपीएस से याद रखना, आई फर्स्ट पर्सन, प्लूरल होंगे सेकंड पर्सन और सिंगुलर होंगे थर्ड पर्सन। अब देखना गाइस, अब इनका जो यूजेज है ना, अब आपको समझ आएगा, अब बिल्कुल सिंक में है ये। आई के साथ क्या लगेगा? एम, प्लूरल में, सेकंड पर्सन में, प्लूरल में, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, बॉयज के साथ आर, गर्ल्स के साथ आर, इंडियंस के साथ आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, बॉय के साथ रोहित के साथ, गर्ल के साथ रीना के साथ,
इज। तो इस तरह से आप इनको प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि इनको यूजेज बेसिस पे हमें याद रखना है, ना कि रटने के लिए, सिर्फ रटने के लिए हमने सीखा हुआ है। तो आज मैंने आपको ना एक बदल के एक ऐसी डेफिनेशन समझाई है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो आप प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे, ना कि सिर्फ रटने के लिए रट पाओगे। तो अब इस चीज में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में, अब एक चीज याद रखना, ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चीज में। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ रोहित प्ले या रोहित प्लेज, रोहित प्ले क्रिकेट या रोहित प्लेज क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट या बॉयज प्लेज क्रिकेट। अब ये बड़ी दिक्कत आती है कि सर ये, हाँ, ये एस वाला बड़ा चक्कर रहता है। रोहित डू हिज वर्क, रोहित डज हिज वर्क, वी गो बाय बस या वी गोज बाय बस, शी शी डू या शी डज हर वर्क। अब ये बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो ये पहले ही मैं क्लियर करता हूँ। जब भी आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है प्रेजेंट टेंस में, ये उसके लिए रूल बता रहा हूं मैं आपको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है ये आगे मैं टेंसेस में समझाऊंगा आपको, लेकिन समझना, सब्जेक्ट के बाद जब सीधा आपको फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती दिखे आज के बाद, ठीक है, जो हम जनरल जेनेरिक सेंटेंसेस जो बोलते हैं ना, जो डेली बेसिस के लिए जो हम बोलते हैं, आई वर्क इन दिस कंपनी, आई ट्रेवल बाय कार, वी यू नो वी वर्क वेरी हार्ड, she she cooks the food, या he drives the cab। तो ये जो जनरल बातें होती हैं, आई राइट नॉवेल्स, आई टीच इंग्लिश, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये ऐसे लिखे जाते हैं। तो कभी भी आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती दिखे, तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, प्लूरल के साथ, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट, कोई भी प्लूरल लगा लो। ठीक है, वी यू दे बॉयज, इनके साथ भी कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो याद रखना, फर्स्ट पर्सन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पर्सन के साथ भी, मतलब प्लूरल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर में एस से याद रखना गाइस, एस से सिंगुलर, एस से याद रखना। थर्ड पर्सन में क्या होगा, सिंगुलर के साथ हमें, जब थर्ड पर्सन हम सिंगुलर की बात करते हैं ना, ही शी, मतलब किसी और की बात कर रहे हैं जब हम सिंगुलर में, ही शी इट, रोहित, बॉय, रीना, कोई भी, थर्ड पर्सन में हमें क्या याद रखना है, हमें वर्ब के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, लेकिन ही प्लेज क्रिकेट। अब ही के साथ मुझे क्या करना पड़ा, एस ऐड करना पड़ा वर्ब में। ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज फुटबॉल या शी प्लेज वॉलीबॉल, रोहित प्लेज क्रिकेट, रीना प्लेज क्रिकेट। ठीक है, आई देखना गाइस, और एग्जांपल देखते हैं, आई वर्क इन दिस कंपनी, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वर्क इन दिस कंपनी, यू वर्क इन दिस कंपनी, दे वर्क इन दिस कंपनी, पीपल या एम्प्लॉइज वर्क इन दिस कंपनी, लेकिन ही वर्क्स इन दिस कंपनी, शी वर्क्स इन दिस कंपनी, रीना वर्क्स इन दिस कंपनी। तो सिंगुलर में क्या होता है गाइस, सिंगुलर में हमें वर्ब के साथ क्या ऐड करना पड़ता है, एस, ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। ये ई एस आई ई एस का बात है, ये भी बता देता हूं। लेकिन गाइस ई एस, जैसे मैं बोलता हूं, आई वॉश माई क्लोथ्स, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, वी वॉश, यू वॉश, दे वॉश या पीपल वॉश देयर क्लोथ्स देमसेल्व्स। लेकिन ठीक है, जब हमें सिंगुलर में लगाना है तो वॉश क्या क्या बन जाएगा, वॉशेज, शी वॉशेज या ही वॉशेज हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ या शी वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ। तो ई एस लगाना पड़ गया हमें। कौन से नाउन, कौन सी वर्ब में हमें ई एस लगाना होता है, जिनके एंड में आपको एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स या जेड मिलता है। ठीक है, ओ मतलब जैसे गो, बहुत एग्जांपल आते हैं, देखना गाइस, आई गो टू वर्क इन द मॉर्निंग, वी गो टू वर्क, यू गो टू वर्क, दे गो टू वर्क, लेकिन ही या शी गोज टू वर्क। ये गो का गोज कब बनता है, सिंगुलर में। ठीक है, तो आई गो, वी गो, लेकिन ही गोज, शी गोज, आई डू माई वर्क, ठीक है, वी डू आर वर्क, यू डू योर वर्क, दे डू देयर वर्क, लेकिन ही डज, शी डज हर वर्क हर सेल्फ या ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, तो जिन वर्ब में आपको एंड में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स या जेड मिल जाता है, उनमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है, ई एस ऐड करना पड़ता है। और आई ई एस कब ऐड होता है, जब नाउन, जब वर्ब में क्या हो, वाई हो। जैसे आई क्राई, वी क्राई, यू क्राई, दे क्राई, लेकिन ही क्राइज, शी क्राइज। अब क्राई का क्या बन गया, यहाँ पे हमें आई ई एस ऐड करना पड़ा। ठीक है, आई ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, वी ट्राई, यू ट्राई, दे ट्राई, पीपल ट्राई, लेकिन ही ट्राइज, शी ट्राइज।
तो सिंगुलर में हमें क्या करना पड़ता है गाइस, वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। तो अब ध्यान से समझना, अगर नाउन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, तो हमें वर्ब में, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब में एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आप देखो, आपको डे टू डे लाइफ में शायद आप ये गलतियां हम कर जाते हैं। ठीक है, जैसे शी डू हर वर्क, या ही डू हिज वर्क, ही डज, शी डज। गाइस मैं एग्जांपल देता हूँ जो हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद दिलाता हूँ, एक गाना आया था कुछ साल पहले, मुझे सिंगर ध्यान नहीं है कौन था, मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं, बट एक गाना आया था पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी एक सॉन्ग था, अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा था, शी डोंट नो, सिंगर का नाम बताना कमेंट में चैट बॉक्स करके, मैं भूल गया हूँ। हाँ जी गाइस, तो एक गाना था, शी डोंट नो मुंडा तेरे ते क्रेजी, शी डोंट नो मुंडा तेरे ते क्रेजी, ऐसा कुछ था गाना, अगर आपने सुना है तो। कुछ साल पहले आया था, मतलब मैंने भी काफ़ी पहले सुना था, शी डोंट नो मुंडा तेरे ते क्रेजी, चलो गा के तो नहीं सुनाऊंगा मैं, बट अब मेरे तो गलत, देखो जब मैंने पहली बार सुना ना ये गाना, मैं गाड़ी चला रहा था, एफएम पे सुना, और पहले सुनते ही मेरे दिमाग, मेरे को तो गलती ही दिख रही थी। भाई टीचर का काम क्या होता है, वो लाल गोला देखना, गलती कहाँ पे है। तो मुझे तो गलती दिख सुन रही थी बस उस गाने में। अब देखो, शी डोंट नो, शी डू नॉट नो होना चाहिए था, या शी डज नॉट नो होना चाहिए था यहाँ पे, शी सिंगुलर है ना, तो शी डोंट नो होना चाहिए था, या शी डज नॉट नो होना चाहिए था, होना चाहिए था शी डज नॉट नो, लेकिन क्या गा रहा है वो, शी डोंट नो। अब देखो चलो, अब मतलब गाना है यार, गाने में तो राइम बैठानी होती है, उसमें क्या इंग्लिश कोई थोड़ी देखता है। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी क्या? गाइस इंग्लिश सॉन्ग में इंग्लिश ग्रामर फॉलो नहीं की जाती, सॉन्ग्स एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, म्यूजिक के लिए होते हैं। ठीक है, तो गानों से इससे इंग्लिश ग्रामर मत सीखना, ग्रामर के कॉन्सेप्ट है। तो शी डोंट नो या शी डजन नो, शी डज नॉट नो कि मुंडा तेरे ते क्रेजी। अब जिसका भी ये गाना था ना, उसकी वीडियो पे जाके कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट में जाके लिख के आओ कि यार इंग्लिश ठीक कब बोले, यार हमें इंग्लिश क्यों गलत सिखा रहा है। ठीक है चलो मजाक कर रहा है ये तो, बट ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कैसे गलत चीज़ों को सुनते तो हैं, लेकिन गाइस आज तक क्या कभी आपने अपने मन में ये गलती नोटिस की कि ये गलत है, शी डज नॉट नो, या शी डोंट नो नहीं होना चाहिए था, शी डज नॉट नो होना चाहिए था, कभी नहीं सोची आपने? गाइस देखो, जब तक आप कॉन्शियसली नहीं ढूंढोगे ना किसी चीज को, सही और गलत को, वो अपने आप नहीं आएगा। गाइस भगवान चमत्कार नहीं करने वाला, ठीक है, कि भगवान आके एक दिन बोलेगा चल कल से तेरी इंग्लिश अच्छी होगी, उसके लिए हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत यही है कि जो आप सीख रहे हो उसको कॉन्शियसली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करो। अगर आप उसको यूज करोगे ना, आप परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो समझ आ रहा है इस थर्ड पर्सन सिंगुलर में आज के बाद क्या याद रखना है हमें? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें वर्ब में क्या ऐड करना पड़ता है? वर्ब में हमें एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सिंगुलर में याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो शी टीच, आई टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, लेकिन शी टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, रोहित टीचेज इंग्लिश, रीना टीचेज इंग्लिश। ठीक है, आई वर्क, वी वर्क, लेकिन ही वर्क्स, आई ड्राइव, वी ड्राइव, लेकिन शी ड्राइव्स, आई कुक, वी कुक, लेकिन ही कुक्स। ठीक है, आई लर्न, वी लर्न, लेकिन ही लर्न्स, आई लिसन, वी लिसन, लेकिन ही लिसन्स या शी लिसन्स, आई आई परफॉर्म, वी परफॉर्म, ही परफॉर्म्स। तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी अब आपको, ये एस लगाने वाली, कि जब नाउन सिंगुलर हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं, ये प्रेजेंट टेंस में होता है ये, ना पास्ट में ना फ्यूचर में और किसी में नहीं। कहीं आप बोलो सर ही विल प्लेज नहीं आएगा, ही विल प्लेज, ही विल फ्यूचर है, तो ही विल प्लेज नहीं, ही विल प्ले। लेकिन ही प्ले, जब ही के साथ जब सीधा वर्ब यूज होगी ना फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, ही प्ले या ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज फुटबॉल। क्लियर हो रही है चीज गाइस? थम्स अप चैट बॉक्स में अगर समझ आ रहे तो। ये बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट ये तंग करता है, इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस टॉपिक में हम जितने भी कॉन्सेप्ट करेंगे ना, उसमें मैं इसको यूज करता दिखूंगा आपको, तो ये बड़े ध्यान से समझना कि कैसे इनको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए गाइज अब अपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है गाइज आपके सामने, मैं आपको दिखाऊंगा रूल कॉन्सेप्ट क्या है अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, आप इंडिया के लिए फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताना, इंडिया के साथ आप क्या यूज करोगे, इज या आर? इंडिया के लिए क्या यूज करोगे आप, इज या आर? इंडिया इज या इंडिया आर? इज यूज करोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं रशिया,
रशिया के साथ क्या यूज करोगे आप, इज या आर? यस गाइस, इज या आर? इज यूज करेंगे सर, रशिया भी सिंगुलर है। वेरी गुड, तो इंडिया भी सिंगुलर है, इंडिया के लिए भी इज, और रशिया भी सिंगुलर है, रशिया के लिए भी इज, राइट। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, अगर मैं सेंटेंस में ये बना दूं, इंडिया एंड रशिया इज या आर डेवलपिंग, कल सुनी होगी आपने, S5 400 की जगह S500 डेवलप कर रहे हैं इंडिया रशिया के साथ, या रशिया इंडिया के साथ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर देखो इंडिया अकेला होता तो इंडिया के साथ क्या आता, इज। रशिया अकेला होता तो रशिया के साथ क्या आता, इज। लेकिन अगर मैंने बोल दिया इंडिया एंड रशिया, अब सवाल ये है, इज आएगा या आर आएगा? अब आप बोल रहे हो सर आर आएगा डेफिनेटली, क्यों? सर दो हो गए ना आप, एक इंडिया हो गया और एक रशिया हो गया, प्लूरल हो गए, दो हो गए, और दो के लिए तो फिर आर आना चाहिए प्लूरल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो आपको यही समझा रहा था, देखो इंडिया इंडिविजुअली सिंगुलर है, रशिया इंडिविजुअली सिंगुलर है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं तो वो क्या बन गए अपने, प्लूरल बन गए, और फिर उनके साथ वर्ब क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, राइट। लेकिन ये तो क्लियर है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन अब आता है गाइस, मेरा सेंटेंस सुनना और अपना फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आपकी कहती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर करना। इंडिया एज वेल एज रशिया, सॉरी सॉरी, अरे ठंड लग गई भाई, सॉरी गाइस, एसी बंद कर देते हैं। इंडिया एज वेल एज रशिया इज या आर डेवलपिंग S500 मिसाइल। अब क्या आएगा गाइस, इंडिया एज वेल एज रशिया, अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपका मन कह रहा है, आपने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से, कि जो आपने आज तक, अगर आपने मान लो ये सेंटेंस आपने बनाया होता तो आप क्या यूज करते, इंडिया एज वेल एज रशिया, इंडिया रशिया के साथ एक नई मिसाइल डेवलप कर रहे हैं या कर रहा है? हाँ जी गाइज, क्या आना चाहिए, इज या आर? चलो और एग्जांपल देख देते हैं। रोहित along with his friends, रोहित अपने दोस्तों के साथ has या have gone on a trip। यस गाइज, रोहित अपने दोस्तों के साथ हैज गॉन या हैव गॉन ऑन अ ट्रिप। अब देखो इन मेरा क्वेश्चन क्या है गाइज, इसमें भी तो इंडिया और रशिया है ना, दो एंटिटीज है ना, तो वर्ब क्या रहनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? हाँ जी, रोहित, एक तो देखो रोहित अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, कितने सारे लोग हो गए, रोहित अपने दोस्तों के साथ, एक तो रोहित है, साथ में उसके दोस्त हैं, कितने सारे लोग हो गए, बहुत सारे। तो अब सवाल ये है, वर्ब क्या आनी चाहिए, हैज या हैव? अब गाइज आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा कि सर हाँ बहुत सारे लोग हैं, हैव आना चाहिए, इंडिया एज वेल एज रशिया आर आना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं? बट अब समझना गाइज, यहाँ पे इंडिया एज वेल एज रशिया आर नहीं, इंडिया एज वेल एज रशिया इज। रोहित अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव नहीं, रोहित अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैज। क्या बात कर रहे हो सर, वर्ब सिंगुलर रहेगी दो होने के बाद भी? यस। अब ध्यान से सुनना रूल क्या है, अब मैं रूल पे आता हूँ गाइज। ये तो मैंने आपको पहला बेसिक रूल बता ही दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कह रहा है कि जो वर्ब है वो हमेशा किसके साथ एग्री करेगा, सब्जेक्ट के साथ, इन पर्सन एंड इन नंबर। जैसे दे डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, अब दे प्लूरल है तो दे के साथ डू का डज बनेगा प्लूरल में। हमने क्या देखा था, डू का डज कब बनेगा, सिंगुलर के साथ, याद है, ही डज या शी डज। लेकिन दे के साथ क्या आएगा, डज नॉट या डू नॉट। सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। ठीक है, ये रूल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब जो असली रूल है वो ये है गाइस, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि रोहित एंड राहुल इज या आर, आपने बोला सर आर, फेयर इनफ, क्योंकि दो लोग हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे एंड की जगह पे, जैसे मैं बोल देता हूं रोहित टुगेदर विद राहुल या अलोंग विद राहुल, अब मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, यहां पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? अब ध्यान से सुनना, यहां पे आएगा इज। क्यों? अब आपको ना, अब देखो गाइस, अगर आप रूल समझना चाह रहे हो तो बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान रखना है। आज के बाद याद रखना, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है जो 1+1 करके
टू करने की एबिलिटी रखता है। मतलब एक सेंटेंस में गाइस हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट कौन होता है, सेंटेंस का ऑनर। लेकिन मेरा सवाल ये था, क्या सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ किस केस में, सिर्फ एंड के साथ। कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक कंजंक्शन है, सिर्फ एक वर्ड है जो 1+1 करने की, मतलब दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी रखता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में जो 1+1 करके दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी रखता हो। गाइस अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसे सीखोगे ना, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। तो आज के बाद याद रखना, अगर वहां पे एंड है ना, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। राहुल कॉमा रोहित एंड रीना, मान लो तीन है तो तीनों सब्जेक्ट है यहाँ पे। मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन या कोई भी वर्ड आ जाए, याद रखना, उसके पास 1+1 करने की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो समझना, जब एंड होगा ना बीच में, तभी वो दोनों जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ और तभी वो प्लूरल की तरह एक्ट करेंगे। अगर एंड के अलावा, जैसे यहाँ पे टुगेदर विद था, अगर यहाँ पे टुगेदर विद की जगह एज वेल एज होता, या अलोंग विद होता, या मान लो बिसाइड्स होता, और मैं पता नहीं कितने आपको देखो, अब ये रूल दिखाऊंगा आपको, बुक्स वाले कैसे रूल सिखाते हैं, देखना गाइस। रूल समझाता हूं, देखो बुक में ऐसे रूल लिखे होते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड ऑर्डिनरली टेक द प्लूरल फॉर्म। एंड के साथ जुड़े हुए जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म लेते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब उसने रूल क्या बनाया, देखा रूल क्या है, सेकंड रूल के नेक्स्ट रूल क्या है, कि अगर दो नाउन विद से जुड़े हैं, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, नो लेस देन, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, नॉट, दे डू नॉट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इतने और इसके अलावा भी मैं लिखवा दूंगा आपको 10-15 और, कितने याद रख लोगे? और एक रूल में अगर इतने याद रखने पड़ गए तो कितने रूल करने हैं आपको? ठीक है, ये तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं कह रहा हूं भूल जाओ ये सब, सिर्फ एक वर्ड याद रखो कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक वर्ड है जो 1+1 करके प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी रखता है, और वो कौन सा वर्ड है, एंड। एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन, कोई भी वर्ड दो नाउन्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो मैं हिंदी में समझाता हूं, देखना गाइस। रोहित और राहुल, ठीक है, रोहित और राहुल खेल रहा है या खेल रहे हैं? तो ऐसे करते हैं, रोहित और राहुल खेल रहा है या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं, प्लूरल। लेकिन रोहित राहुल के साथ, अब हिंदी समझना, रोहित राहुल के साथ खेल रहा है या खेल रहे हैं? अब समझ आ रहा है? हाँ सर, खेल रहा है आएगा। रोहित राहुल के साथ खेल रहा है, रोहित राहुल की तरह खेल रहा है, रोहित राहुल के साथ साथ खेल रहा है, रोहित राहुल के बिना खेल रहा है, रोहित राहुल के जैसे, कुछ भी लगा लो, लेकिन खेल रहे हैं नहीं बन सकता। खेल मतलब प्लूरल बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है आज के बाद, कौन सा, एंड। अगर एंड है तो वो एक से ज्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, अगर एंड नहीं है तो वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्वेश्चन ये है, सब्जेक्ट कौन बनेगा सर, रोहित या राहुल? हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट कहाँ रहता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन है, जैसे रोहित टुगेदर विद राहुल, सेकंड जो नाउन है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट बनेगा जो फर्स्ट नाउन है, और वो वर्ब डिसाइड करेगा। देखना गाइस, और एग्जांपल देखो, यहाँ तो दोनों सिंगुलर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखना गाइस, ही एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स, चलो, he as well as his family members is या are गोइंग ऑन अ ट्रिप, कि वो और उसके साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स ट्रिप पर जा रहा है या जा रहे हैं। देखना, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं या जा रहा है। हिंदी दोबारा सुनना, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रिप पर जा रहा है, इज आएगा यहाँ पे। शी along with her friends, yes guys, she along with her friends has या have left, कि वो अपने दोस्तों के साथ जा चुकी है। ठीक है, she along with her friends, अब प्लूरल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है यहाँ पे, she, और उसके लिए क्या लगेगा, has। तो देखना, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं बोलता हूं कि इंडिया बिसाइड्स वेस्टर्न कंट्रीज, अब सुनने वाले को क्या लग रहा है कि इंडिया
और इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज भी हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान या हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान के इंडिया और इंडिया के साथ साथ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, किए हैं नहीं, किया है। तो समझना कि अगर एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन आपको मिलता है तो 1+1 नहीं हो सकता। 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास है, याद रहेगी ये बात, एंड के पास। देखना अगर इन्हीं सिचुएशन में अगर ये होता है इंडिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज तो क्या आता, हैव। ठीक है, अगर यहाँ पे होता शी एंड हर फ्रेंड्स तो क्या आता, हैव। अगर यहाँ पे होता ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स तो क्या आता, आर। रोहित एंड राहुल तो क्या आता, आर। लेकिन अगर एंड नहीं है तो याद रखना दो नाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो उस सिचुएशन में एंड के अलावा अगर कोई भी और कंजंक्शन आ रहा है, आपने सेकंड नाउन को नहीं देखना, आपने सिर्फ फर्स्ट नाउन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब रहेगी सिंगुलर, और फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब रहेगी प्लूरल। देखना अलोंग along with रशिया इज क्लोज फ्रेंड्स या आर क्लोज फ्रेंड्स, गलत। along with है, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। लेकिन इंडिया along with रशिया इज क्लोज फ्रेंड्स या आर क्लोज फ्रेंड्स विद इजराइल, इज क्लोज फ्रेंड्स। इंडिया रशिया के साथ या इंडिया रशिया की तरह इजराइल का एक मित्र है। तो इज यहां हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंडिया के लिए। क्यों, क्योंकि एंड यूज नहीं हुआ तो 1+1 नहीं हुआ, इसका मतलब रशिया सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ कौन है, यहाँ पे इंडिया, और इंडिया के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। तो थम्स अप गाइस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो, और मजा आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक भी कर दो सेशन को, सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से। ठीक है, तो आपको देखो कितने मजेदार दो रूल मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट से समझा दिया और कुछ नहीं रटना पड़ा। एक वर्ड याद रखने को बोला है मैंने, क्या है, एंड। एंड होगा तो मतलब 1+1 होगा, एंड नहीं है तो 1+1 नहीं हो सकता। अब ये देखो यही रूल है, सेकंड नेक्स्ट रूल जो है कि कोई भी और कंजंक्शन आ जाए एंड के अलावा, उससे वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना द टीचर टुगेदर विद हर प्यूपिल्स, अब सुनने में तो क्या लग रहा है, टीचर बच्चों के साथ, एक बच्चे हो गए साथ में टीचर हो गया, बहुत सारे लग रहे हैं, तो वर आना चाहिए या वॉज आना चाहिए। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, टेक्निकलिटी पे जाना है अब आपने, अब ये हवा में नहीं मारना। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कौन है, टीचर, एंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्यूपिल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है यहाँ पे, टीचर। तो क्या आएगा, वॉज देयर या वर देयर, क्या रहेगा, वॉज। अगर यहाँ पे एंड होता, शी सॉरी द टीचर एंड हर प्यूपिल्स, फिर हम क्या लगाते, वर। लेकिन एंड नहीं है तो वहां पे क्या रहेगा, मतलब फिर हमें सब्जेक्ट सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, वर्ब को, जो आगे वाला नाउन है। क्योंकि 1+1 नहीं हो रहा, इसका मतलब सेकंड नाउन सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नाउन को देख के वर्ब डिसाइड करनी है आपने। क्लियर हो रही है गाइस, समझ आ गया रूल, बड़ा मस्त। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा गाइज इस टॉपिक में, ऐसे कर करके हम ये इसके 10-12 रूल्स हैं जो हम कवर करेंगे। 3 हमने कर लिया आज, बाकी रूल्स हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। तो गाइज अगर आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो काम की चीज़ थी, आपको बेनिफिट मिला उससे, तो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हमें आपके फीडबैक से ही पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो चलिए गाइज आज के सेशन के लिए इतना ही। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बैंकिंग एग्जाम के बारे में। बैंकिंग महापैक जो मैंने शुरू में भी बताया था, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आपको सारी बैंकिंग एग्जाम्स, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क के लिए सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में डे 1 पे अवेलेबल मिलेंगी। फिर उनके साथ हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्विजेज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, डाउट रेजोल्यूशन है और मेंटरशिप प्रोग्राम है। और ये सब आपको सिर्फ एक कोर्स के अंदर आपको सिर्फ 70% ऑफ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल इस पे 70% ऑफ चल रहा है, तो कुछ 2700-2800 रुपये में सिर्फ आप ये कोर्स अवेल कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक आप पढ़ सकते हो इससे, अनलिमिटेड टाइम तक। ठीक है, तो फटाफट से क्लिक कीजिए लिंक पे, जुड़िए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन बना लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड गाइस। अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स या रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। सो आज के लिए इतना ही, कल के सेशन में फिर से मिलेंगे। ठीक है, जुड़िएगा जरूर, शाम को 4 बजे हर रोज मंडे टू फ्राइडे सेशन होंगे और आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट हम इन लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप अप द गुड वर्क, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।